माँ सरस्वती शारदा देवी को नमन करके, हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जा। ओम शांति। आज का ये समर्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसलिए सब आयोजकों का, सब कमेटी मेंबर का मैं धन्यवाद पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंच पर विराजमान महानुभाव, मनीष भाई, सब ग्राउंड रूट पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता, आप लोग बहुत दूर से, पूरे गुजरात से, कहीं कहीं से तकलीफ लेकर यहाँ आए हुए हो। 10-15 मिनट का मेरा वक्तव्य है, इसमें यू विल डेफिनेटली गेन, कुछ लेके जाओगे। मेरा जो विचार है, मेरे जो दिल की भावना है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आज का जब टॉपिक मुझे दिया गया था तो उस ख्याल के लिए दिया गया था कि भाई मुझे ऐसा ख्याल था, प्रतीक था कि मेरा 135 सेक्शन है, इसमें क्या अमेंडमेंट है, वो उसके बारे में कुछ बोलने का था। क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ गुजरात हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर, एज एन एडवोकेट, दैट वाज आवर जनरली सेमिनार में हमारे रहता है, तो मैं इस पर मेरे को कुछ बोलने का है। बाद में मनीष भाई का फोन आया कि भाई आप थोड़ा उसको डाइवर्ट करके, चेंज करके थोड़ा उसको इसी तरह लेने का है कि भाई व्हाट इज द रियल इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ दिस CSR, और वो CSR किस तरह से हम लोग उसको CSR कैसे वो कनेक्ट CSR से कैसे कनेक्ट कर सके, कैसे फंड से हम कनेक्ट कर सके। अमित भाई यहाँ पर है, तो अभी बातचीत हुई उससे, तो उससे भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी कि भाई किस तरह से कंपनी से फंड आता है, किस तरह से उसका प्रयोजन उपयोग होता है। दिलीप भाई, ऑनरेबल मिनिस्टर एंड चेयरमैन इनको सर आज है नहीं, देर से आएंगे ऐसा बताया मनीष भाई ने, तो उसके लिए भी मेरा थोड़ा सुझाव है। और आप सब लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो उसके लिए भी मेरा थोड़ा ये सजेशन है कि आप गवर्नमेंट तक की बात पहुँचाए कि भाई द CSR इज नॉट दैट मच सक्सीडिंग, क्यों उसको सफलता नहीं मिल रही है। जस्टिस सर हमारे साथ बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा गीता का भी श्लोक सोचो कि भाई कैसे क्या इससे संकलित है। तो गीता में चैप्टर 4 में श्लोक 34 है, तत्वीति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिने। तो सर तो गीता में है, इसीलिए तो पता है कि भाई इसका मीनिंग ऐसा होता है कि भाई आप सच्चे ज्ञानी को से ज्ञान प्राप्त, कृष्ण भगवान ऐसे क्यों कहते हैं कि भाई आप ज्ञानी से जाके पूछो, कि भाई उससे सवाल जवाब करो, उससे प्रश्न खड़ा करो, उससे पहले साष्टांग प्रणाम करो और उसकी सेवा करो, तभी आपको जो सत्य है तो वो जानने को मिलेगा। तो इस संदर्भ में कैसे गीता का प्रयोजन है आजकल, और इसका क्यों इस मेरा आज का लेक्चर के साथ इसका संकलन है। कितना अद्भुत अपना गीता जी, कितना अद्भुत भगवत गीता, कितना जो है अपना कोर हार्ड है। एक जनरल स्वामी विवेकानंद का वहां का जो है एनेक्डोट है कि भाई वहां की एक पादरी ने जो है क्रिश्चियन ने वो बोला कि आपका गीता में क्या है, सर को तो पता होगा। तो बोले कि ये सब पुस्तक है और गीता जी आपका है। तो स्वामी विवेकानंद ने तब बोला
ये गीता जी पाया में है, इसको निकाल दो तो ऊपर की कोई किताबें आपकी टिकेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड गीता। तो ये विवेकानंद जी ने गीता का इतना मतलब बताया कि भाई क्या है गीता जी। इसके बाद एक लंच के बाद आप थोड़ा आप फ्रेश हो जाओगे, ऐसी बात करूंगा मैं आपको। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, बहुत छोटा सा कस्बा, छोटा सा जगह थी। वहां जाने के लिए आज 100 साल पहले कुछ जगह भी नहीं थी, बहुत डिफिकल्टी होती थी। पर संत ऐसे होते हैं और अपने को जाने के लिए इतनी भी दिक्कत होती थी तो भी लोग जाते थे। बड़े बड़े जस्टिस जाते थे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऑफिस जो है एट हेड ऑफ द गवर्नमेंट लोग जाते थे। तो अपना ज्ञान या अज्ञान प्रदर्शित करूं तो उसने संत ने उस भक्त से पूछा, जैसे बड़े बहुत बड़े जस्टिस थे, कि भाई गीता जी में क्या है, ये श्लोक में क्या है। तो ये जैसे सामान्य बताते हैं, वो भक्त ने बताया कि भाई ऐसे बस ज्ञानी से प्रश्न करना, उसकी सेवा करना, उसको प्रणाम करना, एंड दैट विल लीड यू टू द एनलाइटमेंट। जो एनलाइटमेंट है उसमें ले जाएंगे। तो वो संत ने ऐसा कहा कि भाई बट इतना ही काफी है, सिर्फ प्रश्न पूछने का। जैसे न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं ऐसे ही प्रश्न पूछना है। आज जो देश का माहौल है, किस तरह से वो हो रहा है, वो आपको सबको पता है। तो बोले हाँ, यही मतलब मेरे को तो मालूम है। सेवा करना, संतों की सेवा करना, ज्ञानियों की सेवा करना, इससे हो जाएगा काम। तो भाई यही हो जाएगा। तो ये सब करते करते वो संत ने बताया, पता नहीं था कुछ उसको क्या है नहीं। हम बड़े एजुकेटेड होते हैं, अपने को बहुत वो रखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, सीए हूँ, ये करूँ, मैं कहीं से आता हूँ, मैं बड़ी इसमें से आता हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ। क्या हुआ? तो वो संत ने बताया कि सुनो भाई, कृष्ण भगवान ने जो यहाँ कहा है वो किसी को पता नहीं, तुम क्या बोल रहे हो। वो कृष्ण भगवान ने ऐसा शब्द क्यों यूज किया प्रणिपात में, साष्टांग प्रणाम करने का, प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछने का तो प्रश्न शब्द यूज करते, परिप्रश्न क्यों यूज किया? सेवा का क्या मतलब है? और ज्ञानी तो वो स्वयं थे, उसने क्यों कहा कि वो ज्ञानी से किसी पूछ ले? इसका बहुत बड़ा वो संत ने इसका किया, उसका विस्तरण किया, उसका परफेक्ट जवाब दिया। वो आज का विषय नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मेरी रुचि इसमें है गीता की, जबकि सर है यहाँ पर, तो वो तो उसका है, मेरा रुचि जो है इसके हिसाब से श्लोक मैंने इसको कोट किया। और इस श्लोक का इसके साथ क्या ताल्लुक है कि भाई सीएसआर। तो सीएसआर का ताल्लुक इसलिए है कि भाई आपके देश में कई लॉ से कंपल्सन होता है, किसी को सेवा करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। मैन, इज इट फेयर दैट वी हैव टू मेक अ लॉ फॉर सर्विस के लिए कि भाई आप सेवा करो, सेवा करो। टैक्स के लिए तो आप लॉ बनाते हो कि भाई आपको टैक्स देना पड़ता है, तो देयर इज सम यूनिफॉर्मिटी। सेवा के लिए भी आपको लॉ बनाना पड़ता है कि भाई ये लॉ बनाना, इसके हिसाब से खर्च करना है, इसके हिसाब से अगर खर्च नहीं करोगे तो आपको इतना पेनल्टी, ट्वाइस द पेनल्टी। अमित भाई, इट इज ट्वाइस, ओके, आई एम राइट, इट इज ट्वाइस द पेनल्टी। तो इसमें पेनल्टी लगती है सेवा करने के लिए। पर नहीं, ये जरूरी था। कहीं वर्ल्ड में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि भाई आप सेवा करो। चैरिटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट। इसीलिए मैं सीएसआर का जो दिल से, ये गीता जो है, गीता जी के बारे में अपनी बात हुई, अपना वो इसके बारे में बात हुई, तो उसका मैं मीनिंग करता हूँ कमिटमेंट विद सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन। आप दिल से काम करो, दिल से पैसा खर्च करो। आपका ये टर्न हो रहे है इतना, वो मतलब आपके पास वो अवेलेबिलिटी है, यू आर इन अ गुड सिचुएशन। कहीं कहीं लोगों से आप बहुत अच्छे प्लेस हो। नमस्कार सर जी, नमस्कार।
सर जी बहुत पहले तो खुशी हुई कि आप हमारे बीच आए। पहले तो आप लेट आने वाले हैं, इसलिए मैं और अमित भाई थोड़ा निराश हो गए कि दिलीप सर को मिलने को नहीं मिलेगा। तो ये CSR का ये मतलब निकालता हूं मैं। एक दूसरा मतलब भी है कमिटमेंट विद सिंसियरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR में कोई मुझे पूछेगा कि ये एक्टिविटी इंक्लूड है, वेदर भगवत गीता इंक्लूडेड, संस्कृत इंक्लूडेड, कि भाई आप करो। आज का अपना सेमिनार इंक्लूड है, इसका एक्सपेंस इंक्लूड है, तो नहीं। CSR में इसलिए दिलीप सर से बहुत विनम्रता से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर आप बहुत बड़े सामाजिक उसमें आप बहुत बड़ी पोस्ट जगह पर हो, तो सरकार तक ये बात हो जाए सर कि CSR एक्ट और रूल्स जो इसमें 2013 में बना था, उसमें सर बहुत गुंजाइश है कि कुछ उसमें नया डालो सर, एज पर द एक्टिविटीज शेड्यूल सर। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि भाई कंपनी कोई अपने एम्प्लॉइज के लिए खर्च करती है अगर, तो उसको ऐसा माना जाता है कि भाई इट इज सेल्स प्रमोशन, वो उस तरह का माना जाता है। कहीं कोई स्कूल्स के लिए नियम है तो उसमें भी थोड़ा प्रावधान है, भाई ये करो वो करो। और CSR रूल्स में कहीं कहीं जगह पर ऐसा है कि कहीं कहीं एक्टिविटी जो है उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। इसीलिए बड़ी नम्रता के साथ दिलीप सर को मैं थोड़ा वो सुझाव देता हूँ कि आप गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंचती है तो उसको पहुंचाइए सर कि भाई रूल्स और एक्ट बहुत पुराने हो गए और इसमें अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा सर। कुछ ऐसा प्रावधान लाइए जिससे कि CSR बहुत जोर शोर से चालू हो सके। दूसरा सर मेरा ऐसा सुझाव है कि भाई इसमें कौन कंपनी के पास कितना फंड है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर, दिलीप सर, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज वेब रूल में बोला है कि भाई आप वेबसाइट पर, वेब पोर्टल पर अपनी डिटेल्स रखो कि भाई आपके पास इतना मैम फंड है, तो वो डिटेल्स उसमें नहीं है। ऑर्डिनरी सामान्य NGO है, वो कंपनी तक कैसे पहुंचेगा फंड के लिए? क्या उसको इधर उधर से व्यक्तियों से, इधर उधर से, समाज से, अपने ग्रुप से, समूह से मिलाकर काम करना पड़ेगा? दिलीप सर बड़ी विनम्रता से आपसे कहता हूं कि सरकार की क्रिटिसाइज नहीं है, दिस इज माय कॉन्क्रीट सजेशन सर, कि भाई आप कंपनी को, अभी वो अहमदाबाद जो अथॉरिटी सर बैठी हुई है CSR गांधीनगर अहमदाबाद में, अभी उनका काम क्या होता है? अमित सर से बात हुई सुबह, अमित मेहता सर से, कि भाई ऐसे वो काम करते हैं, 5-6 बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि ONGC है सर, ऐसा कंपनी है, तो बोले कि भाई आपकी फंड की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं, तो वो उसके हिसाब से अलॉटमेंट हो जाता है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। 2017 में एक फिगर पब्लिश हुआ था, बाहर हुआ था कि भाई कुछ 17,000 करोड़ रुपए का CSR फंड है कंपनी टोटल इंडिया में। अपने यहाँ सूरत और गुजरात में तो बहुत, जैसे सूरत में तो बहुत ही कम है, ये इतना लेवल की 500 करोड़ टर्नओवर की कंपनियां बहुत कम है। पर सर हमारे हजीरा पेंट वगैरह सब जहाँ कंपनियां काम करती है वगैरह, ONGC वगैरह सर उसका तो सूरत के लिए और दक्षिण गुजरात के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो कोई भी फंड एक पैसे का यहाँ मिलता नहीं है। आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस टैक्सेशन एंड CSR कमिटी ऑफ द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। 5 साल पहले हमने एक सेमिनार किया था, वहाँ वो आए हुए थे, अमित भाई वो आए हुए थे अपनी CSR अथॉरिटी गांधीनगर से। उसने एक सेंटेंस कुछ ऐसा कहा कि भाई NGOs में बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये है वो है। हमने बोला भी देखिए हमारी बात सुनिए, NGO में छोटे छोटे NGO जो आज हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज की जितनी वो काम कर रहा है, तो उसको अगर थोड़े ऐसे ब्लैक शिप्स है
तो इसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये लोग नॉन प्रॉफिट जो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, वो अपने आत्मनिर्भरता से चला रहे हैं। वो ऐसे नहीं चला रहे कि भाई आप लोग उसको बोले कि भाई ये गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत है उसको पनिश करो। तो सर जी ये भी एक पॉइंट था। दूसरा, दिलीप सर ये कहना चाहता हूं मैं कि भाई गवर्नमेंट या मैंने सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बहुत ग्राउंड रूट पर काम किया है, नीचे का लेवल तक काम किया सर। मेरी टैक्सेशन की अभी आप आने से पहले वो मेरा उसमें हुआ कि टैक्सेशन की गुजराती में मैंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि बहुत मार्केट में उसकी फर्स्ट टाइम इट वाज इन द गुजराती एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड वॉज। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट में सर ऐसा है कि भाई एक सिंपल, आपको जानते हो कि सर कि एटीपी का डिडक्शन है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करती है, इसमें से उसको डिविडेंड मिलता है। इफको से डिविडेंड आया, क्रिपको से डिविडेंड आया, सब इंटरेस्ट आया उसमें से। तो एक्ट में लिखा हुआ है, फिर भी इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई ये आपको ही अलाउ करना पड़ेगा। अभी शुगर मिल का सब देखो कितना प्रॉब्लम है, हम चाहे तो कहाँ जाए सर। गवर्नमेंट को ये मेरा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव है सर आपके थ्रू कि भाई आप उसको वहां तक पहुंचाइए कि भाई थोड़ी ये ग्राउंड लेवल पर भी बात सुनी जाए कि जिसकी वजह से ये उसको भारी सफलता मिले, सीएसआर को भी भारी सफलता मिले। और आज कंपनी में जो है कॉर्पोरेट लेवल पर, उसमें कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो ओनली 15% है न्यू कंपनी के लिए, और जो रनिंग कंपनी है उसके लिए 22% है। तो सर जी बहुत बड़ी विनम्रता से मेरा एक लास्ट सुझाव है कि भाई अब 2% की जगह पर 5% सीएसआर कर दो और लेट देम टेक द बेनिफिट इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में खर्च बांट लेना, तो वो क्या है कि उसमें वो उन लोगों को बात मिल जाए। और ऐसे छोटे छोटे एनजीओ की तरफ से मैं आज आया हुआ हूँ, मेरी भावना जो है वो गवर्नमेंट तक आप पहुंचाएंगे तो सर मैं बहुत बड़ा आपका आभारी रहूंगा। जहां जहां जरूरत होगी, क्योंकि एज अ लास्ट 40 years I have worked at all the levels, at the ground root levels, I am being the part of cooperative movement, और इसमें सब काम किया है। एक बड़ी विनम्रता से, सरकार से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन एक बड़ी विनम्रता से कि भाई सुनने का रखो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर छोटे छोटे एनजीओ को भी थोड़ा ध्यान में रखो। और जहां भी जरूरत होगी दिलीप सर, वी आर एट योर सर्विस। ये कुछ भी काम होगा तो वी विल हेल्प एज अ सोसाइटी। कुछ सोसाइटी को आपको देना है, यू कंसीडर दिस एज अवर सीएसआर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और आत्मीय अभिवादन। आदरणीय श्री दिलीप जी, प्रख्यात न्यायाधीश श्री शंभुनाथ जी, मंचस्थ विद्वज्जन, आयोजक मंडल के सम्मानित सदस्य, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्वज्जन एवं प्रतिभागी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय आयोजक मंडल के सदस्यों कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं कुछ 5 मिनटों में अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। विषय प्रवर्तन के समय मनीष जी ने कहा कि हम ये चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं है आज कि सीएसआर का एलोकेशन कैसे करें और उसका प्लान कैसे करें, अभी तो व्यक्ति का व्यक्ति से निर्माण कैसे हो,
और वहाँ पे उन्होंने CSR और सस्टेनेबिलिटी की बात करके ओपन एंडेड क्वेश्चन हम सभी के समक्ष छोड़ दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या लिंक कर सकते हैं, उसमें से क्या खोज सकते हैं। मैंने शायद ही ऐसे विषय प्रवर्तक को देखा हो जिसने बड़े संक्षेप में इतनी जटिल चीज बोल गए। आज जब हम देखते हैं कि लगभग 9 वर्ष हो चुके, 2013 में भारत सरकार ने इंडियन कंपनीज एक्ट के माध्यम से CSR को ले आए थे, मैंडेटरी किया था। तो मैं जब कभी विदेशों में जाता था, मेरे कुछ मित्र मिलते थे, जो कि मैं भी सस्टेनेबिलिटी CSR पर थोड़ा बहुत काम किया हूँ, लर्निंग की है, तो लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे अच्छा आपका देश तो बड़ा अनोखा है जहाँ पे लॉ बनाया गया है दान देने के लिए। तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये व्यंग कर रहे हैं या हमें साधुवाद दे रहे हैं। बाद में जब उसकी दशा और दिशा देखते गए, बहुत अच्छे भी काम हुए हैं, CSR से बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन मुझे श्रीमद् भगवत गीता का एक ही चीज मुझे याद आती है कि श्रीमद् भगवत गीता में दान के प्रकार लिखे हुए हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। जो वर्तमान में CSR की अवधारणा है, जो पाश्चात्य संस्कृति और अर्थव्यवस्था से हमने बारो की हुई है, वो तामसिक दान के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम दान दे रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए, जबकि दान में हासिल करना नहीं होता। और यहीं पर भारतीय परंपरा पाश्चात्य परंपरा से अलग हो जाती है। समस्या हमारे सामने कहाँ आती है कि जो हमने मॉडर्न सिस्टम, फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रखे हैं, उन पे एक जो मूलभूत एजम्पशन है वो वहां से लिए हुए हैं, जिनका जलवायु, काल, परिस्थिति, सोचने का तरीका और मानव के प्रति दृष्टिकोण एकदम अलग है। और वहां की अर्थव्यवस्था से हमने पहले बारो किया और वहां से ले आके हमने CSR का कंसेप्ट लेके आए और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कंट्राडिक्शंस तो आएंगे, तनाव आएंगे, लेकिन बहुत नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम एवोल्यूशनरी फॉर्म में आगे इंप्रूव भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आती है बात, चूंकि हम लोग सभी शिक्षाविद हैं और शिक्षा पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, तो ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन मॉडर्न कंसेप्ट जो हमारे सामने है, उसका शिक्षा में क्या प्रभाव हो सकता है। अभी मैं देख रहा था कुछ आंकड़े 2020-21 के जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, लगभग 24,000 करोड़ 865 करोड़ व्यय है 2020-21 में, लगभग 39,000 प्रोजेक्ट्स पे CSR से संबंधित। इसका मतलब यह है कि अगर औसत निकालें तो लगभग 75 लाख से कम प्रति प्रोजेक्ट पे व्यय है। और आप सभी जब इसकी एनालिसिस करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ पे भी CSR इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप देखेंगे फ्रेगमेंटेड है। कुछ जगह बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन सबका माई वे हाईवे टाइप का सिचुएशन है कंपनीज में भी, कि हमें अपनी वैल्यू चेन में अच्छा लगता है हम क्या करें, और जाहिर सी बात है वो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं कहीं? क्या हमारे जो शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण, और एक तरफ तो हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं और बहुत सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस वजह से शिक्षा से वंचित रह जाता है कि उसके पास उसे अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो शोध नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस काम आगे नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ हमारे पास वहीं पर दूसरी तरफ कंपनियों की तरफ से अच्छा बजट है और व्यय हो रहा है। क्या कोई ऐसी एक इनको लिंक करने की हमें कड़ी मिल सकती है जिससे कि हम ट्रांसपेरेंट वे में इसको थोड़ा और प्रभावशाली बनाएं, जो कि मानव निर्माण में आगे कार्य करे? मैं बहुत ज़्यादा दर्शन पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा CSR के रूल एक्ट पे नहीं कुछ कहूँगा, प्रकाश डालूंगा। मैं खाली इतना ही कहूँगा कि हम सभी को आवश्यकता है कि अपने जिस भी परिप्रेक्ष्य में हम हैं, एक कलेक्टिव एक्शन हम क्रिएट करें
कंपनियों के माध्यम से जो भी स्टेक होल्डर्स है रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, और वहाँ पे हम अपनी रोड मैप तैयार करें। उसमें सरकार की एक बड़ी अहम भूमिका हो सकती है कि उसको उसकी वेटिंग करने में और उसको अप्रूव करने में, और बराबर जो भी व्यय हो। अभी बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि आप हमारे फाउंडेशन को दीजिए, हम आपके फाउंडेशन को दीजिए। ऐसी चीज़ें ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। एक हमारे पास उसके आज अब तो तकनीक की वजह से ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करें। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के शिक्षा संगम माध्यम से CSR के बारे में जो चर्चा हो रही है, इस मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, मंच समारोह को अमित जी, नेता विजय सुराम जी से भी चर्चा आपने सुनी। CRS फंड कानून से अभी भी एक गुजराती में कहावत है, एक किसान का बेटा जब छोटा था, जब नई फसल आती है, जब घर आती है, उनके पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे भगवान को बाल काटो। आया है 10% जो भी उनका उससे अलग दिखाते थे। नजदीक में कोई श्रद्धा हो या न हो, कोई मंदिर हो, कोई साधु संत हो, उनको घर लिया जाता था भगवान को बाल। मैं मानता हूँ कि यदि देरी से भी सरकार को पता चला होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफा कर रही है, उस समाज को उपयोगी जिस तरह से होना चाहिए नहीं होगी, तो उनको कंपल्सरी कम से कम 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से गलत फंड निकाल उनका उपयोग किसी दिशा में करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किसको देना चाहिए, जिसको दे इनका उपयोग कैसे किया जाए, उनका पूरा मार्गदर्शन नहीं है। और उनकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने खुद का ट्रस्ट या NGO जो बोलते बना लिया। यदि कानूनी और टेक्निकल रूप से OCR फंड इसी संस्था में देते हैं, कोई कंपनी मानती है कि हमारी कंपनी काम करे और मुनाफा करे और दूसरे कंपनी देना, हम उनका उपयोग करेंगे, तो व्यापारी ढंग से ही उपयोग। और कई उद्योगपति ऐसे भी है, जब CSR का कानून नहीं था, तो कल्पना नहीं थी, तभी भी सोशली जिस तरह से काम कर रही थी, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी सामाजिक मदद हर सेक्टर में करते हैं, चाहे आरोग्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगारी का हो, वो काम करते हैं। करने वाली संस्थाएं भी है, उनका नेतृत्व, उनका किसके हाथ में संचालन है, इन पर आधार रहता है। और इसलिए इसका फंड का उपयोग अभी जो बताया इस बात को मैं सहमत, समय समय पर जो भी कानून है, जो भी रूल्स है,
जो भी सोशल इम्प्लीमेंट हो रहा है, सामाजिक करण में प्रथाएं हैं, सभी को समय समय से बदलना होता है, अपडेट होता है। और इसी तरह जब तय किया और तब जो ध्येय होगा और आज जो स्थिति है, इनके बीच में अपना संविधान भी आजादी के बाद किसी दफा चेंज हुआ है, इनमें भी सुधार हुआ है, एमेंड हुआ है। जब लगा होगा सरदार पटेल को कि आज़ादी आ रही है, उस आज़ादी में देश के 562 जो राज्यों ने अपना एक फेडरेशन के रूप में जोड़ दिया है, तो उनको हमें आश्वस्त करने के लिए वो समान से रह सके, इसके लिए सालियाना की व्यवस्था करनी चाहिए, किया। वो भी काफी दूर तक करना था, लेकिन सरकार को लगा कि नहीं करना चाहिए, रद्द कर दिया। रद्द किया, सही है नहीं है एक विवाद का सवाल है, लेकिन जब करना चाहिए था तो किया। बाद में दूसरी को उनको लगा चेंज करना है तो चेंज कर दिया। संविधान जैसी बात नहीं चेंज हो सकती है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए परमानेंट एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि उनका सही दिशा में किस तरह से उपयोग हो। जैसे IAS, IPS छोटे कर्मचारी, उनकी सैलरी में भी समय समय से बढ़ोतरी होती है। यहाँ जो महंगाई के सामने उनकी तरह यहाँ भी सियासत जब हुआ, तब महंगाई का मापदंड क्या था, आज क्या है, तब कितने लोगों को शामिल कर सकते थे, आज कितने करना चाहिए, और जरूरत क्या है। देश में समान रूप से जहाँ भौगोलिक स्थिति, सोशली, पॉलिटिकली मेरे से बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं, तो वहाँ के लोगों को आसपास को शायद ज़्यादा सुविधा मिलेगी, लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं, आखिर वो भारत की जनता है, उनको भी इस भारत की आय पर समान होना चाहिए। उनको क्या दे सकते हैं, कैसे मिल सकता है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। काफी सोच जरूरी है, इसलिए 2% से 5% करने से भी शांत रहेगा। इससे अच्छा होगा कि जिस तरह से सैद्धांतिक रूप से जोड़ना चाहिए कि महंगाई या कोई मापदंड उनके साथ गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर से जोड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी पब्लिक के डर के मारे उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। IAS जो है, IPS जो है, सेक्रेटरी जो है, उनके सैलरी से जोड़ेंगे, आपकी सैलरी को काटेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप बढ़ती रहती है। उनके साथ जोड़ के गवर्नमेंट की तो सिस्टम है, उनके साथ जोड़ा जाए तो अपने आप बढ़ते रहे, बढ़ाना ऐसा भी नहीं लगेगा, तो अपने आप जैसे। और उनका वितरण व्यवस्था, उनके लिए भी जो कमिटी है, इनमें से उनके लाभार्थी का प्रभुत्व है, जो आम जनता क्षेत्र से, तो सही दिशा में जाने की कोशिश। आपने कोऑपरेटिव का जिक्र किया, कोऑपरेटिव खुद सोशल मोबिलिकेशन से काम करती है। यदि कोई सोशल मोबिलिकेशन किसे कहा है, चाहे इको हो, चाहे नाफेड हो, चाहे कोई बैंकिंग सेक्टर हो, समझो इको है तो मुनाफा करती है, उनके सभासदों को 20% डिविडेंड देती। आज बैंक में ऋण आप अपने कितने भी पैसे रखो, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, और इनको नाफेड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं 20% साल में उनको गिफ्ट देंगे, वो बात अलग, लेकिन डिविडेंड
वही वितरण हुआ समाज का जो मुनाफा है आखिर समाज के पास पहुंचा। कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट काफी डिफरेंस है। दोनों में काम तो आम लोगों को करना है। दोनों के लीडर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, चाहे कोऑपरेटिव लीडर हो चाहे कॉर्पोरेटिव लीडर हो। किसी चैम्बर में या किसी चीज में काम करें, नीचे मजदूर हो या कर्मचारी हो ऑफिसर हो, दोनों में वैसे ही काम करते हैं। जब उसके अंत में मुनाफा आता है तो कॉर्पोरेट फंड का मुनाफा उनके ओनर के पास, मालिक के पास जाता है। कोऑपरेटिव का मुनाफा उनके मालिक सभासद है, उनका मुनाफा नीचे तक जाता है, मेंबर पास। वही डिफरेंस है। इसलिए तो मोदी जी ने कोऑपरेटिव का अलग डिपार्टमेंट बना के, और अभी अमित भाई शाह ने भी थोड़े दिन पहले कॉर्पोरेट जगत को कोऑपरेटिव तरफ कैसे जुड़ा जाए इनके बारे में चर्चा शुरू की। मेरी आत्मसात मैं बताना चाहूँगा, मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अभी चेयरमैन 26 साल पहले चेयरमैन हुआ। मैंने सोचा मेरे क्षेत्र में रोजगारी नहीं है, रोजगार के लिए क्या करना। मैं 4 दफा MP रहा, विधायक रहा, 2 दफा मंत्री रहा, लेकिन मेरे क्षेत्र में मैंने क्या किया। हम सोचते रहते, कभी कोई गांव में रास्ता दे दिया, कभी इलेक्ट्रिक कर दिया, किसी को पानी की लाइन करवा दी, किसी को क्षेत्र में झोपड़ी दिलवा दी। इससे हम संतुष्ट है, हमें अपने आप पूछते हम संतुष्ट नहीं थे। हमारे क्षेत्र में क्या जरूरत है? रोजगारी की जरूरत है। बड़े उद्योग आए, MP था हमारे समुद्र तट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट को लाभ नहीं, सामान्य लोगों को लाभ नहीं, किसान को लाभ नहीं, पशुपालन को लाभ नहीं, गरीब मजदूरों को लाभ नहीं। हम ढूंढते ढूंढते आए मिल्क क्षेत्र, जो डेयरी के क्षेत्र, वो करना था हमारे वहाँ। कोई रोजगारी की सोसाइटी में पहले शुगर फैक्ट्री बनी थी, सोसाइटी को पैसे डूबे थे, कोई पैसे रोकने के लिए क्या नहीं थे। नया होगा फिर पैसे हमारे सोसाइटी का जाएगा। हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की AGM में फैसला किया, हम इस जिले में नई रोजगारी के लिए अमरेली जिला दूध उत्पादक संघ स्थापना करना चाहते हैं। इनमें जो सोसाइटी पैसे अपने शेयर के रूप में रोकेंगे, उनको अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हर साल 10% रिजर्वेशन देगी। 10 साल में उनके पैसे पूरे करेगी। ये इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देगी। पूरे जिले में पैसे रोके, उनके पैसे रोके वो तो रहेंगे ना, हर साल 10% वापस मिलेगा। और डेयरी मुनाफा से 15% डिविडेंड देती है, वो बात अलग। मुझे कहने में आनंद और गौरव, हमने 10% तो कब से वापस दे दी, उनके पैसे डेयरी में सलामत है, 15% डिविडेंड मिल रहा, और अच्छी तरह रोजगारी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी। सोचा कई लोगों के उनके गांव में जमीन नहीं है, गांव में घर नहीं है, जमीन नहीं, उनको रोजगारी देनी चाहिए। तो इनके माध्यम से और रोजगारी कैसे दिया, मधुमक्खी से रोजगारी दिया जाए। अभी मैंने 2 दिन पहले उनका इनॉग्रेशन किया, लोकार्पण किया। आखिर कुछ भी करें, शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ आत्मविश्वास बढ़ाते हुए रोजगारी से सुरक्षित है। जब तक बहनें हैं, भाई हैं, उनको रोजगारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसी भी टाइप का शिक्षण होगा वो जीवन में उपयोगी नहीं। जीवन में उपयोगी होने वाला शिक्षा की आज जरूरत है। हम इतिहास, भूगोल जाने या न जाने, सुबह से शाम तक उठने के बाद दुनिया का ये देश कहाँ है, ये देश में कब भूकंप हुआ पता चले न चले, लेकिन सुबह से शाम तक जो 2-4 घंटा काम करे, पूरे परिवार को
रोजगारी के माध्यम से सुरक्षित सुनिश्चित व्यवस्था करने में सफलता हो, ऐसी रोजगारी मिल सके, ऐसी शिक्षा हो, और ऐसी शिक्षा में CRS फंड का उपयोग ओछा नहीं। अब जैसे इको की ओर से हम हमारे क्षेत्र के आसपास को ट्रेनिंग देते, हम ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ते नहीं है। जिस टाइप की ट्रेनिंग दी, इसी का संसाधन को हमारी ओर से उपलब्ध करवा और उपलब्ध करवा के उनकी रोजगारी के लिए वो बाद में पता चला काम तो करते हैं, नया उत्पादन तो करते हैं, उनको मार्केटिंग नहीं मिल रहा। पिछले दिनों में मैं NCI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का अभी इको का प्रेसिडेंट हूँ, वैसे NCI का भी प्रेसिडेंट। हमने सोचा छोटी छोटी सोसाइटी गाँव में काम कर रही है, नया उत्पादन कर रही है, उनको मार्केटिंग नहीं मिल रहा। तो दिल्ली हाट करके चलती है एक बड़ी संस्था, वहाँ यदि कोई उतना व्यापार करने के लिए इतना क्रिया लेते हैं कि छोटे व्यापारी या छोटी सोसाइटी, छोटे परिवार या छोटी संस्था को दिक्कत होती है जगह। लेकिन हमने फैसला किया पूरे देश में NCI प्लस हमारे पास बड़ी जगह है, हमने NCI हाट करके नया मार्केटिंग करने के लिए लोगों को मौका मिला। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम कोऑपरेटिव से जुड़े हुए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी कोई भी चीज उत्पादन करेगी, वो NCI हर दिल्ली में लाएंगे तो उनका किराया NCI देगी। 15 दिन के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था हम करेंगे। जो माल बचेगा उसको वापिस ले जाना है तो उनका किराया भी हम देंगे, और यदि वापिस नहीं ले जाना तो वहाँ रखना है तो हिसाब करके दे जाए। हमारे NCI के कर्मचारी वो रखेंगे और बेचेंगे, जो प्राइस होगा दिया होगा इनसे, और महीने के बाद उनका मुनाफा या जो भी हो वो ले जाए। काम ये किया कि मार्केटिंग और मस्ट, कोई भी उत्पादन होगा मार्केटिंग नहीं होगा, छोटी सोसाइटी टीवी मीडिया और बाकी विज्ञापन में पैसा देने के लिए जो क्षमता नहीं। तो NCI के माध्यम से पूरे देश को, छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक काम करे कि इसका भाग कानून में नहीं है कोऑपरेटिव, लेकिन कोऑपरेटिव का मतलब ही पूरा CRS की संस्थाएं, समाज को सुरक्षित समृद्ध सलामत करना, वही तो काम है। सरकार का भी वही काम है। जहाँ बात त्रुटि है, मैं मानता हूँ यहाँ से बिना संकोच हम कोई बात बताए तो सरकार के खिलाफ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र, हिरण्यकशिपु तो नाम सुना है, उनकी राजाशाही में उनकी तो दबदबा थी, राम का नाम लेना भी सजा के पात्र था, खुद उनके बेटे ने आवाज उठाई थी। इस राजाशाही में भी कोई आवाज अपनी उठा सकते हैं तो लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री बैठे हुए हो और हमें लगे कि ठीक नहीं है, वो कहने की हिम्मत नहीं है, तो लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र का जो भी है जो सब है, हमें लगता है दोनों में एक को समाधान करना। हमारा प्रश्न उठे तो जो सत्ताधीश है उनको उनका समाधान करना होगा। यदि ये गलत है वो समझाए तो प्रश्न उठाने वाले को उनका समाधान देना। लोकतंत्र में समाधान के साथ चलना होगा, सहयोग के साथ चलना होगा, तभी तो ये वातावरण बनेगा। डर की बातों करने वाले कहीं ना कहीं पीछे हटे। सही में जरूरत है वो बोलते भी है। मैं मानता हूं कि CRS फंड की व्यवस्था की है वो तो अच्छी है, समय के मुताबिक इनको अपडेट करना जरूरी है। और आपने मुझे यहाँ मेरे विचार व्यक्तिगत रूप से रखने के लिए बुलाया, मैं माया बहन का खूब खूब आभारी हूँ। क्योंकि मैंने माया बहन ने फोन किया तो मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ कुछ बोलना है कुछ है, लेकिन माया बहन कभी भी कहीं बुलाए तो मेरा सौभाग्य समझता। मेरी बहन है, मेरी किसी भी उनसे कुछ ज़्यादा प्यार करती है, बात कर लेती है। तो उनका फोन आया और दूसरी दफा जब फोन आया तो मैं और रूपाला जी की गाड़ी में अमरेली जा रहे थे।
का जिक्र किया, रूपाल जी की बात किया, उन्होंने भी समर्थन किया। अच्छे से नदी के लोग जानते हो कि मैं और रूपाल जी बचपन के दोस्त थे। हम प्राइमरी स्कूल से एक ही क्लास में पढ़े। ऐसी जोड़ी आज गुजरात में कम बची होगी। प्राइमरी स्कूल से एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते एक ही क्षेत्र से एक विधायक हो, एक एमपी। मैं नगर पालिका का प्रमुख था और मैं चीफ ऑफिसर था। मैं विधायक था, मेरी जगह खाली हुआ, मैं एमपी हुआ, उसी जगह पे वो विधायक, वो एमपी हुए, मैं विधायक हुआ, मैं मंत्री, फिर मैं विधायक मंत्री बना और राज्यसभा में। एक ही क्षेत्र से आज तक करीब 50 साल से ज्यादा समय से हमारी दोस्ती वही बताता है, सहयोग से चलेंगे तो एक ही दिशा में, एक ही क्षेत्र में नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। यदि आंतरिक लड़ाई करेगी या फंड के लिए लड़ाई, ये सोसाइटी को नहीं, मेरी सोसाइटी को नहीं, ये सोसाइटी ठीक नहीं कर रही है, सोसाइटी को ठीक करे, इनसे फायदा नहीं होगा। सब साथ मिलकर सबका कल्याण करने के लिए हमें काम करना चाहिए। वही सरकार सहयोग मानती है। मैं पुनः आप सबका, मुझे पता नहीं है मैंने रियली सीआरएस फंड पे बोला है या मुझे बुलाया गया, इस पर विचार रखे हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा वो आपको सबको बताएं। धन्यवाद। ग्राउंड लेवल पे देखा है वो 3 साल के बच्चे प्री स्कूल्स को भी अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन में लाना है कि नहीं लाना, इतनी मैं खुद TSR कमेटी में आई वाज इनवाइटेड इन फॉर द वेस्टर्न जोन, बट आई कैन टेल यू कि ये डॉक्यूमेंट ये बहुत सोची समझी है। हाँ, पर जैसे काफी सरकारी चीजों की तरह विजन तो बहुत अच्छा है, चैलेंज इज इन द एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक उसी के लिए, उसके एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले दिनों में मेरे दोस्त के साथ बातें कर रहा था, वो बोल रहा था यार तुम एजुकेशन वो एजुकेशन में नहीं है, उसकी खुद की फैक्ट्री है। बोलते तुम यार एजुकेशन सुधारने की बात करते हो, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सिंपल है। बोलते कि तुम ऐसा कर दो ना कि सभी उस डिपार्टमेंट के, स्टेट और सेंट्रल, उस डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों के बच्चे उसी डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे। मानो जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे तो अपने आप एजुकेशन हो जाएगा ठीक। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के और ये लोग को सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़े, अपने आप सरकारी हॉस्पिटल्स भी अप टू डेट हो जाएंगे। फिनलैंड जैसी कंट्री, छोटी कंट्री है, बट वहाँ कोई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स है ही नहीं, 100% गवर्नमेंट स्कूल्स है। अभी ये ऑफ कोर्स इंडिया जैसे विशाल और डाइवर्स देश में हंसने वाली बात है, बट इससे मैंने जो मैसेज लिया, ये तो ठीक है दोस्त ने हंसते हंसते बोल दिया, मैसेज ये लिया कि जेन्युइनली प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एक एटीट्यूड में है, एक मानसिकता में है, जहाँ पे हम लोग अभी भी जैसे कारगिल में लड़ने वाला सैनिक मिशन मोड में है, शायद हमारा आज का टीचर जॉब मोड पे है, उसको भी मिशन मोड पे जाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि करना है, हो सकता है, बट अंदर से, बिकॉज कोई भी जितनी भी सिस्टम्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, जब तक वो अपना हर एक वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में अपना बच्चा नहीं देखेगा, तब तक कोई भी डॉक्यूमेंट उसके फुलेस्ट ऑब्जेक्टिव तक नहीं जाएगा। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री CSR इंप्लीमेंट करने के लिए, और क्या किया सरकार ने, तो एक कानून बना दिया। तो कंपनीज क्या देखती है, कानून तो हमको कंप्लाई करना है, हमको समन्स नहीं आना चाहिए भाई, वो डायरेक्टर बोले कंपनी का मुझे समन्स नहीं आना चाहिए भैया, देख लेना जो भी खर्चा करना है कर देना। तो पहला 10 साल, पहली दशक तो हमारी गई है खाली कंप्लाई करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। दूसरी दशक मेरे ख्याल से जो अभी 2014 से 2024 से 34 मैं बोलूँगा जो दूसरी दशक CSR लॉ की होगी, वो जाना चाहिए कि कंपनीज को इवॉल्व करना है, कंपनीज को ऊपर उठना है। और
और उसके साथ सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। CSR का खर्चा चाहे 25,000 करोड़ हुआ हो लास्ट ईयर रफली, मगर वो सरकार के स्पेंड के सामने कुछ नहीं है। मगर कंपनीज के पास सोशल एक्सपेरिमेंटेशन करने की एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। हमको वो अच्छे मॉडल्स बनाने हैं जो गवर्नमेंट बाद में उसको एडॉप्ट करे और स्केल अप करे। बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यही मैं गांधीनगर के काफ़ी अधिकारियों के साथ भी बात करता हूँ, वो भी यही मानते हैं कि यही होना चाहिए CSR में। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अच्छे मॉडल्स चल रहे हैं, बट उसको गवर्नमेंट उठा के एक प्लेटफॉर्म पे रख के रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है। क्योंकि कोई भी एक कंपनी है, जैसे मानो हमारी भी फाउंडेशन है, तो हमारे फाउंडेशन की 10-15 NGOs, कॉर्पोरेट NGOs ने उसके मॉडल्स रेप्लिकेट किए, बट मैं इंडिया भर में जा नहीं सकता, उतनी हमारी पहुंच नहीं है। बट गवर्नमेंट का अगर एक प्लेटफॉर्म हो जहां बेस्ट CSR प्रैक्टिसेस को शोकेस किया जाए, काफी सारे टीचर्स हैं, उसमें मैं कुछ नामों के साथ ऐसे मॉडल्स हैं जो खुद पैसे नहीं देते, करोड़ों रुपए समाज में डाल रहे हैं, मगर उनको यही है कि ये ज्यादा रेप्लिकेट हो। राम रत्न ग्रुप के हेमा फाउंडेशन वैल्यूज पे काम करता है, हेम वर्चुअस करके प्लेटफॉर्म है, बच्चों को जो इंडियन वैल्यूज देना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है। मेरे ख्याल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अरविंद गुप्ता टॉयज, हम सब ने सुना है, जंग से खिलौने, क्यों वो स्कूल्स तक नहीं आया है? वो मॉडल में आप कचरों से भी वर्किंग मॉडल्स बना सकते हैं, बट वो सिस्टम तक नहीं आया है। दूसरे, हम लोग ही बोले, हमारी बात करें तो करियर काउंसलिंग में करते हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन करते हैं, म्युनिसिपल स्कूल्स में ऐसे कर दिया है कि वहाँ एडमिशन बंद करना पड़ता है। वो म्युनिसिपल स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाया है, और वो मॉडल्स हमने गांधीनगर में भी शोकेस भी किए, उसको रिकॉग्नाइज की। बट आई थिंक इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, कैसे छोटे छोटे से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे CSR के ऐसे अच्छे मॉडल्स शेयर किए जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो दिलीप सर बोल रहे थे कि भागीदारी होगी, वो भागीदारी डेफिनेटली होगी और वो होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से CSR में कंपनीज का काम है इम्प्लीमेंट करना, और गवर्नमेंट का रोल है अच्छे मॉडल्स को लेके रेप्लिकेट करना। वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को एक और चीज़ करनी चाहिए, ये मैं खुद कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट्स को है ना अवार्ड्स का बहुत शौक रहता है। आप अच्छे मॉडल्स को थोड़ा है ना गवर्नमेंट को रिवॉर्ड देते जाओ, भाई ये अवार्ड तुम फोटो छपाओ, ये अवार्ड दे दिया तुमको, वो है ना अपने बैलेंस शीट में छापेंगे, अपने स्टेक होल्डर को बोलेंगे देखो सरकार ने हमें अवार्ड दिया। उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे तो शायद वो खुद के लगाएंगे, मगर उनको रिकग्नाइज कीजिए और ज़्यादा रिकग्नाइज कीजिए। मेरे ख्याल से 35 करोड़ बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक ह्यूज शिफ्ट NEP के लिए लाना है। लास्ट 5 मिनट में बोलूँगा कि जो ह्यूज शिफ्ट NEP को लाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाना है, और उसमें जैसे स्कूल के टीचर से लेके, अध्यापक से लेके, वाइस चांसलर से लेके, गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सिस्टम है से लेके CSR प्रैक्टिशनर्स, सबको जो शिफ्ट लाना है वो है टेंजिबल। मार्क्स दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती है, RO का प्लांट दिखता है, उससे इंटेंजिबल हम लाइफ स्किल्स बच्चों में दे रहे हैं, मूल्य वैल्यूज दे रहे हैं, उनको विजन दे रहे हैं, उनको 21st सेंचुरी के लायक बना रहे हैं, उसमें वो स्किल्स दे रहे हैं। हमने बॉडी पे बहुत काम किया एजुकेशन के, उसके सोल पे काम करने का टाइम आ गया है। हमने शॉर्ट टर्म बहुत काम किया, CSR वाले बहुत शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, मगर मेरे ख्याल से अभी काम मतलब वी हैव टू लुक एट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो हम हमारे आजू बाजू के कम्युनिटीज में डाल सकते हैं। CSR को कंप्लायंस के तौर पे देखा गया है, उसको सोशल ऑब्लिगेशन, दिलीप भाई ने अभी भी बताया था, और अजीम प्रेम जी ने सत्यमेव जयते फर्स्ट सीजन लास्ट एपिसोड में बोला था, corporates make profit from the society and it is a social obligation to give back to the society। हम प्रॉफिट कहाँ से बनाते हैं? जो भी माल बेचते हैं वो सोसाइटी में ही बेचते हैं, उधर से ही पैसा आ रहा है, तो 2% सोसाइटी में देने में इतना बड़ा नहीं है। और ये एक रेगुलेशन की तरह नहीं और एक एक्सपेरिमेंटेशन की तरह कंपल्शन दी गई।
ब्रिक एंड मॉर्टर से क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है। इवन नॉट ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट CSR प्रैक्टिसिंग कंपनीज को भी मार्क्स और ग्रेड से होलिस्टिक एजुकेशन की तरह जाना है। NEP डॉक्यूमेंट पढ़िए, वो हम लोग तो 12 साल से मैं लाइफ स्किल एजुकेशन के मॉड्यूल्स करा रहा हूँ, और वो जो बच्चों में शक्ति देता है वो जिंदगी में कभी आगे पीछे नहीं पड़ते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी रिपोर्ट्स बोलते हैं 12.5% इज एकेडमिक एक्सेलेंस और 87.5% इज सॉफ्ट वर्क स्किल्स, जो हमारे यहाँ आज के दिन में एजुकेशन में है ही नहीं। NEP बोल रहा है डालना चाहिए, बट हमारे अध्यापकों को, हमारे टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को उसका इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकल के हमको एक्सपेरिमेंटल जोन में जाना पड़ेगा। स्कूल रेपुटेशन को बाजू में रख के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हमको जाना पड़ेगा। ये शिफ्ट लाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ईगोस, मैं इतना बड़ा कंपनी में कैसे उस छोटी कंपनी का मॉडल रेप्लिकेट करूं, वो कॉर्पोरेट ईगो को भी बाजू में रखो और रेप्लिकेट बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको करना पड़े तो करना पड़े। कॉर्पोरेट्स के पास एग्जीक्यूशन स्किल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों के लिए ये रूल लागू होता है, मीडियम एंड बड़ी साइज की कंपनियां, इनके पास अकाउंट, जैसे मैं खुद 14 साल में कंपनियों में काम किया, बट मेरा दिल बोलता था कि मुझे समाज के लिए काम करना है। 14 साल दिमाग से काम किया, प्रॉफिट कमाया कंपनी के लिए। लास्ट 16 साल से मैं समाज में काम कर रहा हूँ और खूब सेटिस्फैक्शन कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ। ऐसे हर एक कंपनी में अच्छे लोग हैं, उनको इस फील्ड में लाना चाहिए। और इसमें जैसे डेमोक्रेसी में हर कोई काम कर सकता है। सोशल वर्क में काम करने के लिए आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है, आपको सोशल फर्वर की जरूरत है। आपको वो समाज को और देश को देने की एक भावना होनी चाहिए, वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSR में आज भी फैक्ट्रीज के ऊपर ही या कंपनीज के ऊपर ही ये पर्सन है। मैं बोलूंगा कि जैसे CA फर्म्स है, ऑडिट फर्म्स हैं, उनको भी सोशल ऑडिट करना चाहिए। उनको पैसा आप उस मार्जिन में नहीं बैठ रहे हो। सोशल ऑडिट्स बहुत जरूरी है। सरकार को ऐसे अच्छे मल्टीनेशनल्स को, ऑडिट फर्म्स को, सबको लगाओ PPP मॉडल में, और उनको भी बोलो कि कहाँ गैप्स है, हम लोग सब इकट्ठा होके वो गैप्स को दूर करते हैं। ये काफी कुछ विजुअल थिंकिंग है, बट मेरे ख्याल से जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है गवर्नेंस में, ये एक रियलिटी भी हो सकती है अगर हम लोग सब मिलके काम करें। फाइनली मैं तो यही बोलूंगा कि कॉर्पोरेट्स, NGO, गवर्नमेंट, ये सबकी सहभागीदारी में ही CSR इम्प्लीमेंटेशन NEP को मददरूप हो सकता है। ऐसे मॉडल्स बन सकते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। इंडिया इज अ यंग कंट्री, अपने अगर 80 करोड़ ह्यूमन कैपिटल्स, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी भी हमको बनाना है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी खाली मार्क्स से नहीं बनेगा। मार्क्स, लाइफ स्किल्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक अच्छा इंसान, तो वैल्यूज भी चाहिए रहेंगे। ये होगा। और इफ यू आर एड्रेसिंग द नीड ऑफ द आवर, तो मेरे ख्याल से NEP का रियल वे में देश को, समाज को और हमारे सबके बच्चों को फायदा हो सकता है। जय हिंद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।